एनसीएल द्वारा जारी गृह स्वामियों की सूची में निकली खामियां, पुनर्वास स्थल पर भी सस्पेंस बरकरार। आखिर बिना तैयारी क्यों उजाड़ने में लगा एनसीएल? बीते दिनों एनसीएल ने 618 गृह स्वामियों की सूची जारी कर दी। आनन फानन में जारी की गई इस सूची में भी खामियां निकली। एनसीएल द्वारा जारी सूची के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर 11 अगस्त से 6 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करानी है। पर अगर सूची में ही खामी निकले तो किसे दोष दें? ये सवाल हर मोरवा वासियों के जुबान पर है। इसके साथ ही एनसीएल ने 50 हेक्टेयर की भूमि पर पुनर्वास स्थल बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी, परंतु पुनर्वास स्थल कहां दिया जाएगा, इस पर अभी सवाल बरकरार है। हालांकि सिंगरौली विस्थापन मंच के सदस्यों ने औपचारिक बातचीत के दौरान बताया कि प्रबंधन का रुख गोरबी ब्लॉक बी के पास पुनर्वास स्थल बनाने का है। उनकी मंशा है कि आखिरी समय में अगर ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है तो अधिकतर लोग पुनर्वास स्थल लेने से मना कर देंगे और ऐसे में एनसीएल प्रबंधन को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि प्रबंधन ने अभी तक शासन से कोई भी जमीन आवंटित नहीं कराई है। इसके साथ ही 2 तल्ला मकान वालों के मुआवजे में कटौती की चर्चा जोरों पर है। सिंगरौली विस्थापन मंच ने ऐसे लोगों से अपील की है कि लोग फिलहाल मामले के सुलझने तक मुआवजा न लें और समस्या आने पर सिंगरौली विस्थापन मंच के पदाधिकारियों से संपर्क करें। बीते दिनों एनसीएल ने 618 गृह स्वामियों की सूची जारी कर दी। आनन फानन में जारी की गई इस सूची में भी खामियां निकली। एनसीएल द्वारा जारी सूची के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर 11 अगस्त से 6 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करानी है। पर अगर सूची में ही खामी निकले तो किसे दोष दें? ये सवाल हर मोरवा वासियों के जुबान पर है। इसके साथ ही एनसीएल ने 50 हेक्टेयर की भूमि पर पुनर्वास स्थल बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी, परंतु पुनर्वास स्थल कहां दिया जाएगा, इस पर अभी सवाल बरकरार है। हालांकि सिंगरौली विस्थापन मंच के सदस्यों ने औपचारिक बातचीत के दौरान बताया कि प्रबंधन का रुख गोरबी ब्लॉक बी के पास पुनर्वास स्थल बनाने का है। उनकी मंशा है कि आखिरी समय में अगर ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है तो अधिकतर लोग पुनर्वास स्थल लेने से मना कर देंगे और ऐसे में एनसीएल प्रबंधन को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि प्रबंधन ने अभी तक शासन से कोई भी जमीन आवंटित नहीं कराई है। इसके साथ ही 2 तल्ला मकान वालों के मुआवजे में कटौती की चर्चा जोरों पर है। सिंगरौली विस्थापन मंच ने ऐसे लोगों से अपील की है कि लोग फिलहाल मामले के सुलझने तक मुआवजा न लें और समस्या आने पर सिंगरौली विस्थापन मंच के पदाधिकारियों से संपर्क करें। नमस्कार। मोरवा की जनताओं में खलबली। कारण है एनसीएल द्वारा स्थानीय अखबार में जारी नोटिस। 618 लोगों का नोटिस निकाला गया है। आगे ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। हो सकता है कि बहुत जल्द दूसरी या तीसरी लिस्ट भी आ जाए। लोगों को एक निश्चित समय सीमा दी गई है। पहली लिस्ट में 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में उनका पोर्टल खुलेगा, जिसमें वो लोग जा करके अगर आपत्ति दर्ज कराना है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसमें भी कई खामियां हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल मुद्दा ये है कि पत्र पहले बोर्ड मीटिंग हुई, पत्र वायरल हुआ, उसके बाद इन्होंने रेट लिस्ट अपनी जारी की, उसके बाद एक टेंडर प्रक्रिया के दौरान टेंडर भी जारी किया। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास सिंगरौली विस्थापन मंच से अध्यक्ष दद्दीलाल सिंह जी हैं और तकनीकी सदस्य वीरेंद्र गोयल जी। दोनों का बहुत बहुत नमस्कार। अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो रेट अभी जारी किया था, इसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लोग का 2 तल्ला मकान है और दूसरे तल्ले में इनके द्वारा कटौती की जानी है या की जा रही है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए माननीय, हम सब लोग अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एनसीएल प्रबंधन के द्वारा कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी और उसमें जब उपबंध लगाने की बात आई थी जमीनों पर, तो एक बात स्पष्ट कर दी गई थी कि जो दूसरे उपबंध को लाया गया कि 60% हम 500 स्क्वायर मीटर से अधिक जमीन वालों का 60% भुगतान करेंगे। उस समय में यह भी तय हुआ था कि कोई भी व्यक्ति फर्स्ट या सेकंड फ्लोर बनाया है तो जो उपबंध जिसमें लिखा था, जिस कागज को लेकर के ये पकड़े हुए थे, वह कागज को ही उस परिदृश्य से हटा दिया गया और यह बताया गया कि अब कोई भी उपबंध लागू नहीं होंगे। लेकिन आज पुनः एनसीएल की मनमर्जी कहें या एनसीएल की मनमानी कहें कि अपनी पुरानी बातों को फिर से भूल करके यह बात बोलते हैं कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। यह चूंकि एक विस्थापन हो रही है और इस विस्थापन में
मेरा ऐसा मानना है कि इसमें प्रथम तल हो या द्वितीय तल हो, सभी के रेट अनुपात में वही होनी चाहिए जैसा कि पहले हम सब विस्थापन मंच वालों को बैठा करके बताया गया। अभी कुछ हमारे सदस्यगण लोग 2 दिन पूर्व सीएमडी साहब के साथ बैठे थे और कुछ ऐसी चर्चाएं इस विषय को लेकर के हुई भी। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि 20% तो नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि कितना कम से कम हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब सारी चीज़ें पटल पर हैं, कलेक्ट्रेट के सामने आपकी बात हुई या जब भी जो भी बात हो रही है, आपके कहे अनुसार जितने भी मूवमेंट्स वहाँ के मिनट्स के रहेंगे उसमें साइन होगा, तो इस मुद्दे पे क्या राजीनामा नहीं हुआ था, सिग्नेचर नहीं हुआ? देखिए क्या है कि जो हम लोग की जॉइंट्स एक मीटिंग हुई थी जिसकी मिनट्स हम सबों को प्राप्त हुई थी, जब वो उपबंध ही समाप्त कर दिया गया तो उसी उपबंध में यह प्रथम तल और द्वितीय तल की बात थी। जब वह उपबंध ही समाप्त हो गया तो हम लोग ने यह मान लिया उनकी मुजवानी बात को कि आप सब लोग को हम लोग एक ही क्राइटेरिया में मकान की नापी होगी। अब उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी से हम बात करेंगे, तो बट नेचुरल नीचे की बुनियाद अगर कोई भराया है और ऊपर के फेस पर अगर बुनियाद नहीं भरा रहा है तो आप कटौती करने का तो आप अपनी प्लान तो कर रहे हो, लेकिन आम जनता को हम सबों ने, चूंकि आज तक एनसीएल प्रबंधन ने कोई भी अपने पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण आम जनमानस की एक मीटिंग भी बुला करके बताना उचित नहीं समझा। आज 618 लोगों को नोटिस प्राप्त हो गई, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि ये पोर्टल खुल रहा है तो कैसे खुलेगा, पोर्टल के बारे में पूरी विधिवत जानकारी क्या होगी, या अगर आज आप 618 लोगों को आपने यहाँ के विस्थापन की दिशा की ओर ले जा रहे हैं तो उसमें जो जो मूल जानकारी लोग चाहते हैं, एक रेट लिस्ट उन्होंने निकाल दिया और रेट लिस्ट निकालने से जो भी बातें हो रही है वह विस्थापन मंच के माध्यम से ही यहाँ के आम जनता कोई अगर परेशानी होती है तो विस्थापन मंच उसको ब्रीफ करता है। लेकिन अगर विस्थापन मंच के ब्रीफिंग के बाद अगर एनसीएल अपनी कूटनीति में कुछ सफल हो रहा है तो कहीं ना कहीं यह ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है। ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है। 618 लोगों की लिस्ट निकल गई। अब जितने भी 2 तल्ला लोग मकान जिनके बने हुए हैं, ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? 2 तल्ला मकान वाले लोगों की लड़ाई जारी रहेगी और मेरा ऐसा मानना है कि सीएमडी साहब को इस बात को मानना पड़ेगा। तो मतलब वो पेमेंट उठाएं कि नहीं उठाएं, उनका जो बन रहा है? अब पेमेंट उठाने वाला तो जो देखिए, एनसीएल प्रबंधन तो मंच के माध्यम से ही सारी चीजें रखता है। ऐसा सभी सिंगरौली के जितने विस्थापित लोग ऐसे जो 2 तल्ला मकान बना करके हैं निवास, उन सबों को अभी रुकना चाहिए, अपनी दावा आपत्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम सबों ने जो भी मीटिंग किया विधिवत जानकारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या अन्य ग्रुप के माध्यम से या अन्य लोगों के अपने अपने आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोगों को बताने के हिसाब से लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। तो यह 20% की कटौती या बात समझ में नहीं आ रही है कि 20% की कटौती क्यों की गई। अगर इस 20% में सुधार नहीं होता है तो वैसे 2 तल्ला मकान वालों को इंतजार करना चाहिए कि चूंकि यह पहली पहल की गई है कि भाई एक 618 लोगों की सूची जारी की गई है। 618 लोगों की जो सूची जारी हुई है, सिंगरौली विस्थापन मंच द्वारा ये अपील की जा रही है जिसके 2 तल्ला मकान है, अगर 20% कटौती हो रही है, जब तक उसमें सुधार नहीं हो रहा है, उन्हें अब मुआवजा फिलहाल नहीं उठाना चाहिए, रुकना चाहिए और इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहिए। दत्तलाल सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये एनसीएल द्वारा अभी जो टेंडर जारी हुआ है, ये करीब 40 करोड़ का जो टेंडर निकाला है पुनर्वास स्थल जो 50 हेक्टेयर में है उसको डेवलप करने के लिए, जिसमें 1 महीने का टाइम उसको जियोग्राफिकल सर्वे के लिए दिया जाएगा और 500 प्लॉट जो है आपके 40/60 जो पट्टेधारक हैं उनके लिए और 2000 प्लॉट जो आपके शासकीय भूमि बसे लोग हैं 20/30 के प्लॉट उनके लिए, प्लस जो छोटी मोटी सुविधाएं हैं जैसे डिस्पेंसरी हो गई, स्कूल हो गया। स्कूल का भी मैं देख रहा था, ये करीब 1100 स्क्वायर मीटर में स्कूल बना रहे हैं जिसमें 8 कमरे रहेंगे, लाइब्रेरी रहेंगे, मगर अगर उसको आप देखें तो 27.5 डिसमिल होता है। ना ही बच्चों के खेल कूद के लिए कोई प्लेग्राउंड है, ना ही कुछ है, डिस्पेंसरी भी है तो बहुत कम एरिया में है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी चीज़ इस पूरे टेंडर प्रक्रिया में अभी तक ये नहीं दर्शाया गया है कि पुनर्वास स्थल कहाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अभी तो पुनर्वास स्थल उसमें लिखा नहीं है कि कहाँ पे जाएगा। सबसे पहले तो उनको स्थल को बताना पड़ेगा, तभी आदमी जाएंगे। और जो समय दे रहे हैं कि अभी 6 महीने में वो कंप्लीट करेगा,
तो इनको जब विस्थापित करेंगे, पैसा देंगे, उसके बाद 6 महीने इनको समय चाहिए। बड़ा सवाल यही है कि अगर टेंडर प्रक्रिया 15 अगस्त को खत्म हो रही है, किसी भी ठेकेदार को टेंडर दिया जा रहा है, उस टेंडर प्रक्रिया के बाद उसको 6 महीने का या 7 महीने का समय दिया जाएगा उस क्षेत्र को 50 हेक्टेयर की भूमि को डेवलप करने की। उसके बाद वो जो विस्थापित हैं उनको दिया जाएगा, तब वो अपना बनाएंगे। तकनीकी यहाँ फॉल्ट कहाँ आ रही है कि मान लीजिए अभी एनसीएल ने 618 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। ये 618 लोगों को अगले महीने से कहा जाएगा या अक्टूबर माह से कहा जाएगा कि आप आकर के अपना भुगतान लीजिए और 6 महीने के बाद अपना मकान खाली कीजिए। जब 6 महीने में एनसीएल इस पूरी चीज़ को करके दे ही नहीं रहा पा रहा, उनको स्थल नहीं दे पा रहा मकान बनाने के लिए, तो कैसे वो खाली करेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि एनसीएल की वो नीति जो अभी ये बनाए हैं, ये वही कहावत है कि किसी के घर में आग लगी तो कुआं खोदने वाला काम होता है। आज एनसीएल प्रबंधन को शासन के द्वारा उस 50 हेक्टेयर की जमीन भी बताई नहीं गई है, यह सीएमडी साहब का कहना है। यह एडवांस प्रक्रिया हम कर रहे हैं, चूंकि शासन हमको जमीन अभी तक आवंटित नहीं कर पा रहा है, और ताकि कल के दिन हमको टेंडर से जो समय लगना है उससे बचत हो सके, यह एडवांस प्रक्रिया किया है इन्होंने। आज सिंगरौली का हर जनमानस जो कि प्लाट लेना चाहता है, वो आज लगभग एक दुविधा की स्थिति में खड़ा हुआ है। आज हमारा टेंडर जो हुआ है, ये टेंडर प्रक्रिया तभी कोई ठेकेदार बहुत अच्छे से उसको देख सकेगा, क्योंकि उसमें अर्थवर्क भी काम है, उसमें और तरह के भी काम है। ठीक है, 50 हेक्टेयर के डेवलपमेंट में जो सड़क बनेगी, उस सड़क का चौड़ाई लंबाई सब कुछ होगा, लेकिन उसमें कितनी फीलिंग्स होगी, अर्थ फीलिंग कितनी आ रही है, यह भी अभी एनसीएल को पता नहीं है। तो यह एक सवालिया निशान इन सबों के इस बात पर है कि यह प्लाट नहीं देना चाहते, और प्लाट नहीं दे करके आम जनमानस को यहाँ से विलोपित करने की इनकी योजना है। मजे की बात यह है कि अगर आप उस टेंडर को गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो उसमें किस प्रकार की ईंटें लगनी है, कौन सा सीमेंट लगना है, क्या सरिया लगना है, इस पूरे चीज़ का विवरण है, मगर जगह का अभी तक पता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी सीएमडी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी विस्थापित मंचों से इस मुद्दे पर तमाम बात चल रही है, हम लोगों को विस्थापित करेंगे, उसके बाद ही फूटा देंगे, एक अच्छा विस्थापन देंगे। तो कलेक्ट्रेट में 18 लाख की बात होने के बाद दोबारा इस मुद्दे पर आप लोग की तरफ से क्यों नहीं पहल की जा रही? देखिए, सिंगरौली कलेक्ट्रेट में जब हम सब लोग सभी विस्थापन मंच वाले बैठे थे, उस समय में सिंगरौली की जो अभी विस्थापन स्थिति है, इसमें 2 तरह के लोग थे। कुछ लोग पैसा लेना चाहते थे, कुछ लोग प्लाट लेना चाहते थे। तो हमारी जो कलेक्ट्रेट में बैठ करके लड़ाई थी कि जो पैसा चाहते हैं उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिला सकें। उसमें हम सब लोग सफल हुए कि 18 लाख रुपए की राशि एनसीएल प्रबंधन ने तय किया कि 18 लाख रुपए हम देंगे। लेकिन प्लाट की स्थिति में माननीय सीएमडी साहब के मन में हमेशा से यह भाव बना रहा, इस 18 लाख में हम लोगों को समझाइश दे देंगे। ये तो हम आप समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। अगर एनसीएल प्रबंधन नहीं समझ रहा है तो इसके लिए आप लोगों ने क्यों नहीं पहल की है? जनता ही है। पहल हमने, अगर व्यक्तिगत बात करेंगे, मंचों के माध्यम से, अपने सिंगरौली विस्थापन मंच के माध्यम से हमेशा सीएमडी साहब से यह बात हुई कि हम सबों को कोई जगह का चक्कर नहीं है। आप कल तक ऐसा यहाँ पर कई मंच तैयार हुए, उसमें सिंगरौली विस्थापन मंच ढलगढ़ की बात करता था, कोई पड़ताली की बात करता था, कोई कहीं बैड़न की बात करता था। आप कोई भी एक स्थान चिन्हित कर लें, उसमें हमारी रजामंदी होगी, लेकिन कम से कम इस सूची को निकालने के पहले आम जनमानस के बीच में यह संदेश जाना चाहिए कि हमको यहाँ पर प्लाट देने के लिए एनसीएल तैयार है। अभी विगत दिनों मेरी जो चर्चा हुई तो सीएमडी साहब ने, अब उसको मैं मजाक ही कहूँगा, सीएमडी साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल दूंगा, ऐसे व्यक्तियों को प्लाट दूंगा। तो मैं बोला प्लाट का आपका पता ही नहीं है तो साहब कैसे देंगे? अगर आप प्लाट देना चाहते हो तो अगर आप विस्थापन मंच को भी नहीं बताओगे, आम जनता को भी नहीं बताओगे, तो आपकी ये बातें कैसे स्प्रेड करेगी मार्केट में? तो उन्होंने कहा कि अगर इस जो अभी सूची निकलेगी उसमें अगर मकान कोई
चाहता होगा तो हम ब्लॉक बी में हमने देने की योजना बनाई है। तो मैं बोला कि भाई साहब, आप प्रदूषण वाली जगह से उठा करके गोरबी के प्रदूषण को देखते हुए दूसरी जगह फिर से हम लोग को दो प्रदूषण बातें वहाँ आ रही है। महावीर कोल जो वाशरी है उसके पीछे ये देने की बात कर रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो सीबी एक्ट की जमीन है। नहीं, उन्होंने इस बात को मैंने किया था क्योंकि मैंने ये कहा था कि आप एक दिन आप हम सबों को यह बता रहे थे कि सीबी एक्ट की ज़मीन भी आज की डेट में ट्रांसफ़र करने का अधिकार हम सबों को आ गया। तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप निगाही कॉलोनी को तय करें, निगाही अमलोरी कॉलोनी तय करें ताकि हम लोग गढ़न के नज़दीक हो जाएं, और अगर वहाँ पर देव देंगे तो मेरे समझ से विस्थापन आपका और सुगमता से अच्छे आसानी से हो सकेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सीबी एक्ट की ज़मीन हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मैं बोला ब्लॉक बी की जो ज़मीन है वो ज़मीन कैसे ट्रांसफ़र होगी? बोले ब्लॉक बी की ज़मीन सीबी एक्ट के तहत हमारी अधिकृत नहीं की हुई है। तो ऐसा एनसीएल प्रबंधन का कहना है। अब वो ब्लॉक बी की ज़मीन को चूँकि एनसीएल के मुखिया के द्वारा यह बताया गया कि वह सीबी एक्ट के तहत अधिकृत। मेरा सवाल इसी से था, आप समझ रहे होंगे कि अगर 618 लोगों की लिस्ट जारी हो गई और तब तक आप लोगों को भी आश्वस्त नहीं किया गया कि कहाँ बसाया जा रहा है, और अगर गोरबी ब्लॉक बी में अगर बसाने की बात हो रही है तो इसका विरोध आप लोग कब करने वाले हैं? विरोध देखिए लगातार चल भी रहा है, लेकिन इस आश्वासन पर कि 50 हेक्टेयर की ज़मीन, ऐसा नहीं है कि 50 हेक्टेयर में ही पूरा सिंगरौली बस जाएगा, लेकिन वो 50 हेक्टेयर की एक ज़मीन ले करके रकबा को डेवलप करके वो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के कितने लोग वहाँ पर बसना भी चाहते हैं कि नहीं बसना चाहते। अभी एनसीएल अपनी नीति में, अपने सर्वे में वह यह मानता है कि 2, 4, 10 लोग ही मकान या आवास के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं। बाकी उनका ये कहना है कि बाकी सब लोग पैसा ले करके खुश हैं। तो आज 618 लोगों की नोटिस प्राप्त हुई है। इससे हमारे को भी, हम सबों को भी एक बेसिक आइडिया होगा कि 618 में कितने लोग आवास चाहते हैं, कितने लोग प्लाट चाहते हैं, कितने लोग पैसा चाहते हैं। तो ये जानकारी हो सकता है कि उसका वो वेट करते हों, लेकिन उन्होंने कभी भी ज़मीन देने के लिए मना नहीं किया। हमेशा ये कहते हैं कि ज़मीन मैं दूंगा। तकनीकी बात यह है कि आप कहाँ दे रहे हो उसके हिसाब से लोग माइंड मेकअप करेंगे, इसलिए कि उनका कहना है कि इसके लिए शासन से आप लोग भी बात करें, और शासन जैसे ही मेरे को ज़मीन कोई मुहैया कराता है तो आप लोग को सूचित हो जाएगा। और इसके पहले अगर कोई ज़मीन चाहता है तो हम ब्लॉक बी में देंगे। चलिए, जनता की आपसे यही उम्मीद रहेगी कि दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले आप इस मुद्दे पर पूरी बैठ के बात कर लें और उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो जाए। कल परसों में सीएमडी साहब के यहाँ हमारा विस्थापन मंच बैठ करके यह तय करेगा, या तो आप अपने मुंह से यह कह दें कि हमें कोई भी आवास योजना के तहत आप आवास नहीं देने वाले हैं, प्लाट नहीं देने वाले हैं, और या फिर अगर आपने प्लाट देने की बात सोच रखी है तो हम लोग को स्पष्ट होना चाहिए कि प्लाट कहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात पुनर्वास नीति की यह भी आती है कि पूरे सिंगरौली के विस्थापन में यह एक भद्दा मजाक बन गया है कि आप बगैर पुनर्वास नीति का एकदम पालन न करते हुए सीधे आप नोटिस देना शुरू कर दिए हैं, जो कि किसी भी जगह पर ये एक्सटेंड करने में इनको भारी दिक्कत आने वाली है। अब यहाँ की जनता पर निर्भर करता है कि अगर कोई पैसा लेकर के जाना चाहता है तो उसको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर जो जनता ऐसा महसूस करेगी कि अब मेरे साथ छलावा हो रहा है, उसके लिए विस्थापन मंच हमारा सिंगरौली का पूरी तरह से खड़ा है। मैं समझता हूं कि हर विस्थापन मंच जो भी बने हैं वो सभी लोग इस बिंदु पर खड़े हैं साथ में कि ऐसा अगर होता है तो हम सब लोग एनसीएल प्रबंधन से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, उम्मीद है कि कल आप लोग की बैठक होगी और उसमें कुछ सकारात्मक नतीजा निकल के आएगा। एक बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा, 618 लोगों की पहली लिस्ट जारी हुई। ये लिस्ट नहीं, एक मजाक है। मजाक इसलिए कहा जा रहा है कि एनसीएल प्रबंधन ने बड़े स्पष्ट तौर पे लिखा है कि 11 तारीख से इनका पोर्टल खुलेगा और 16 तारीख तक जिस किसी को भी आपत्ति दर्ज करानी है वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अगर उन्हें लगा कि उनकी नापी प्रक्रिया में कहीं खामी रह गई है। इनकी लिस्ट में ही खामी है, अब उसका क्या किया जाए। प्रेम भैया, जैसा कि आपके मोबाइल पर भी है इंगित ये सारी चीज़ें कि 606 नंबर और 552 नंबर एक ही यूआईडी
नेम ऑफ लैंड ओनर का नाम भी एक, नेम ऑफ एसेट ओनर का नाम भी एक, किनके द्वारा सर्वे किया गया वो भी एक। इस पर क्या कहेंगे दृष्ट कुमार पांडे? ये मेरे संज्ञान में अभी कुछ देर पहले ही आया है। इस पर जरूर एनसीएल प्रबंधन से चर्चा करूंगा कि अगर इस तरह से लापरवाही पूर्ण अगर कोई इस तरह की सूची निकलेगी तो उस पोर्टल की क्या वैल्यू रह जाएगी। आप 5 दिन 7 दिन लेट करके निकालें सूची, लेकिन जो भी सूची निकालें तो कम से कम एनसीएल को एक्सटेंड करना चाहिए। एक ही व्यक्ति का नाम, एक ही चीज 2 जगह रकबे में आ रही है, उसमें 2 ही बातें निर्मित हो सकती हैं कि या तो 2 खसरे होंगे अलग अलग। और नहीं, हमने उस सज्जन से भी बात कर ली है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं एनसीएल की फॉल्ट है, जल्दबाजी का नतीजा है। 15 अगस्त से पहले उन्हें ये दिखाना था कि नहीं हमने प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी है, और क्योंकि बोर्ड में इस चीज को इन लोगों ने फर्जी बताया था। एक्चुअल में बोर्ड नोट्स में इन सबों ने अपनी तैयारी किया था और बोर्ड को यह कन्विंस किया था कि अगर मेरे को बोर्ड अगर 15 तारीख को यह अनुमति दे देता है तो हमारी ये चरण में ऐसे ऐसे ढंग से हम 75 दिन में हम मुआवजे को वितरित करना शुरू कर देंगे। 75 दिन में जितने भी हमारे इस तरह के पैप्स होंगे उन सबों को हम मकान का मुआवजा दे देंगे। अब ये तो कल जब पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल को देखने के बाद भी जानकारी बहुत सारी आएगी कि उस पोर्टल में क्या क्या चीज़ जो है शामिल किया गया है, क्या चीज़ नहीं शामिल किया गया। लेकिन अगर ऐसी जल्दबाजी में कोई छोटी मोटी गलती अगर हम कर रहे हैं तो मैं इतना ही एनसीएल प्रबंधन को कहूँगा कि ऐसी जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी के भी गाढ़ी मेहनत का ये परिणाम है कि आज हम सब लोग को मजबूर होकर के यहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी लाभ की पात्रता रखता है, ऐसा ना हो कि हमारी आपत्ति के बाद लाभ की पात्रता मेरा बने। अगर कोई व्यक्ति का मकान इतने स्क्वायर मीटर में 1000 स्क्वायर मीटर में है तो उसकी नापी अगर आपने किया है तो 1000 स्क्वायर मीटर उसमें अंकित होना चाहिए। अगर अंकित नहीं है तो यह कल के पोर्टल खुलने के बाद अगर 2-4 यहाँ के पेप्स लोगों के जब बात होगी तब समझ में आएगा कि ये वास्तव में उस पोर्टल में क्या क्या अपलोड किए। क्योंकि ये क्लियर कट बात थी कि हम लोग को मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो दिया गया था लिख करके कि मूल्यांकन की गणना जो है, गणना पत्रक आप सबों को पहले से उसमें सब कुछ दर्शित होगा कि हमारे परिवार में आश्रित कितने लोग हैं, हमारे परिवार हमको रीसेटलमेंट के लिए 18 लाख रुपए का मुआवजा की राशि होगी, हमारे परिवार के आश्रितों के ऊपर जो है 15 लाख रुपए होगा, भूस्वामी को 15 लाख होगा प्लस 18 लाख होगा। ऐसा सब जो जितनी भी योजना जो बनी थी वो सभी चीज़ों को इसमें दर्शित किया जाना था। ऐसा नहीं कि ये केवल मकान का मुआवजा का भुगतान के लेने की बात हुई है। मकान के मुआवजा प्लस 15 लाख रुपए जो देने की बात कही गई है एनसीएल प्रबंधन के द्वारा कि वो भी एक व्यक्ति को कि उस परिवार का जो मुखिया होगा उसको 15 लाख रुपए देंगे। तो 15 लाख रुपए प्लस मकान का मूल्यांकन अगर सही नहीं होता है तो मैं इतना ही मानूंगा कि इतने दिनों से एनसीएल की जो भी प्लानिंग जो चल रही थी उसमें बहुत ही कमी अगर निकल करके आती है तो निश्चित ही एनसीएल प्रबंधन को विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दावा आपत्ति तभी करेगा जबकि उसके मन मर्जी के मुताबिक अगर वो सही व्यक्ति है, अगर उसका कैलकुलेशन वो हमारे लोग करके गए हैं, आपके नापी वाले करके गए हैं, तो अगर नापी वाले करके गए हैं तो आखिर ऐसी विसंगति क्यों आ रही है। ये थे वीरेंद्र गोयल जी, दर्गलाल सिंह जी, सिंगरौली विस्थापन मंच से। बताना चाहूँगा कि अगर गोरबी ब्लॉक बी के पास लोगों को बसाने की योजना बनाई जा रही है तो एनसीएल के लिए ये खाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि उन्हें उत्पादन देना है। उन्हें स्थानीय लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं, जो यहाँ पे पूरी ज़िंदगी बिता दिए, उन्हें नए सिरे से अपना आशियाना बनाना होगा, नए सिरे से रोज़गार के अवसर तलाशने होंगे। इन मुद्दों पे अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं दिखती मिल रही है। पोर्टल इनका कल से खुलेगा, क्या खामी रहेगी क्या नहीं रहेगी, कई चीज़ें खामियां अभी पकड़ में आई हैं। इनके द्वारा अपील भी की गई है कि अगर जिनके 2 तल्ला मकान हैं अगर 20% कटौती हो रही है तो वो फिलहाल अभी पैसा ना लें। और संभवतः ये और इनकी टीम कल जाके एनसीएल प्रबंधन से मिलेगी और इस बात को पूरी तरह से रखेगी, पुरजोर तरीके से रखेगी कि आप सबसे पहले ये चीज़ को डिसाइड कर लें कि आप कहाँ अगर स्थल देने वाले हैं। क्योंकि जो बात निकल के सामने आई है, इनके पास अभी फिलहाल के लिए कोई स्थल नहीं है।
और स्थानीय जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि कल जिस प्रकार से पोर्टल खुलेगा लोग अपना देखेंगे, अगर उन्हें समझ में आता है तो आपत्ति दर्ज कराएं, और अगर दिक्कत कहीं समझ में आ रही है तो सिंगरौली विस्थापन मंच इनकी अगुवाई के लिए हमेशा बैठा है, वीरेंद्र गोयल जी से, रतलाल सिंह जी से और तमाम जो मंच के लोग हैं इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।